प्रत्यास्थता या स्थूल पदार्थों के गुण, ये हम इसका एक पहला पार्ट देख चुके हैं, नहीं देखा हो तो आप देख ले, है ना। इसके आगे का अब हम देख रहे हैं। इसमें वही बहुत कुछ फॉर्मूले और रिलेशंस आएंगे, तो आप उनको एक जगह एक नोट कर सकते हैं, ताकि इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन और न्यूमेरिकल देखेंगे, तब आपको तकलीफ ना आए। ठीक है साहब, शुरू करें। इसके अंदर अब हम देख रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक के मुख्यतः प्रकार, जो कि 3 है ना। जिसमें पहला आएगा आपका यंग स्थिरांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम कैपिटल वाई से दर्शाते हैं। तो इसके अंदर सभी के अंदर फॉर्मूले वही काम आने वाले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा? ये रॉबर्ट हुक का नियम, है ना। कहीं भी प्रत्यास्थता गुणांक का हम निकालेंगे तो क्या होगा? प्रतिबल बटा विकृति। कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? प्रतिबल बटा विकृति। ओके साहब, तो वही यूज में लेंगे। तो यंग स्थिरांक निकालने के लिए क्या होगा? यंग स्थिरांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। तो प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग स्थिरांक y कहते हैं। यह स्थिरांक केवल ठोस पदार्थों के लिए ज्ञात किया जाता है। तो यंग स्थिरांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल का फॉर्मूला आप सभी को ध्यान है, F अपॉन ए, है ना। और विकृति तो वही जो लंबाई में विकृति डेल एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई एल, है ना। ये फॉर्मूला आप सभी जगह पढ़ चुके हैं, है ना। तो बस इसमें क्या होगा, जो बटे में है उनको बटे में रहने दो, जो नीचे है उसको ऊपर ले आओ। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा y बराबर एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल। क्लियर? तो ये आपके यंग स्थिरांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला बनता है ना। मात्रक वही न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या फिर CGS में लो तो डाइन अपॉन सेमी स्क्वायर। क्लियर? अब इसी के अंदर इसी को ज्ञात करने का आप एक प्रैक्टिकल मेथड पढ़ते हो, जो आप 11th-12th में प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, नहीं किया है तो करेंगे। कि यंग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक सरल मेथड है, सरल विधि है ना। नाम भी सरल है और है भी सरल, है ना। तो सरल ने क्या किया, सरल ने यंग स्थिरांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि प्रदान की, जिसकी व्यवस्था चित्र आपको दे रखी है। इसके अंदर एक ही पदार्थ के एल लंबाई के 2 तार लिए हैं, ए व बी, है ना। जिसके अंदर ए में आप देख सकते हैं कि एक स्थायी भार लगा हुआ है, और बी में आप देख सकते हैं कि एक हैंगर लगा हुआ है, जिसके ऊपर आप अलग अलग वजन का बाट लगाएंगे, है ना, आपकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है साहब। इसके अंदर ए तथा बी तार पर क्रमशः मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना लगा हुआ है ना। तो ये मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना आपने प्रैक्टिकल में बहुत जगह उपयोग में लिया होगा, है ना। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, सबसे रीडिंग लेना और आपने देखा होगा। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन या बनते हैं, आपने एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो देख सकते हैं। उसके अंदर प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये इसे सब वर्नियर पैमाना, मुख्य पैमाना, ये वो, तो उस पर सब टॉपिक वाइज बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं उसको। अब यहाँ पे बात करो साहब कि कार्यविधि क्या है इसकी। तो इसके अंदर कुछ नहीं किया उन्होंने, देखो तार एल लंबाई का तार लिया है ना। और स्क्रू गेज की सहायता से उसकी त्रिज्या नाप ली आर, है ना। और उससे उसकी मोटाई आ गई आपकी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना आ गया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ओके। अब यदि खाली हैंगर के लिए मुख्य पैमाना L1 रीडिंग दिखाता है ना, खाली है और रीडिंग कितनी दिखा रहा है, L1, जो भी है, मतलब मान लिया हमने L1 है, तो उसके ऊपर फिर अपन ने कोई लगाया m किलो का बाट, ठीक है। उसके बाद सीधी सी बात है, वजन पड़ा होगा, तनाव आया, तो उसमें क्या होगा, लंबाई में वृद्धि हुई होगी, है ना। तो अब L1 की जगह क्या रीडिंग आ गई, L2। क्लियर? तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, डेल एल बराबर L2 माइनस L1। ओके। और F बल बराबर कितना होता है, तो हमको ध्यान है mg पड़ा हुआ है ना। तो यंग स्थिरांक का जैसे ही हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं, तो F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल में, इसमें F की जगह उन्होंने mg रख दिया है और A की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया है, और कुछ नहीं किया है ना। तो वही फार्मूला है। तो आप चाहे तब जो फार्मूला हमको जहाँ पे जो काम में यूज़ में लेना होगा, हम वो वहाँ पे काम में लेंगे। तो आप प्रश्न करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि जहाँ पे हम जो आपको दिया है उस हिसाब से आप फार्मूला लगाएंगे। ठीक है साहब। तो ये तो था आपका यंग स्थिरांक। अब आता है अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक, है ना। इसको अपरूपण गुणांक भी कहते हैं या दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, जिसको जी या ईटा से दर्शाते हैं, है ना। या तो जी या ईटा, इससे दर्शाते हैं। क्लियर? तो प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु के लिए अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण गुणांक जी कहते हैं, है ना। तो यह गुणांक
ठोस पदार्थों के लिए ज्ञात किया जाता है। तो अपरूपण गुणांक बराबर अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। फॉर्मूला वही लगने वाला है, प्रतिबल बटा विकृति, है ना। तो प्रतिबल आपने वहाँ पे निकालना सीखा था और विकृति भी आपको पता है ना। विकृति कैसे निकाली थी, थीटा निकाला था, है ना। टेन थीटा बराबर क्या आया था, एक्स अपॉन एल, है ना, लंब बटा आधार। तो ये आपका ये लंब x और ये आधार l, है ना। तो x अपॉन एल, तो थीटा बराबर x अपॉन एल, या थीटा कहो चाहे उसको टेन थीटा कहो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साहब, प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल तो वही f अपॉन एल और विकृति क्या है, x अपॉन एल, है ना। तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो क्या आ गया आपका फॉर्मूला बन गया साहब, जी या ईटा बराबर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल। ओके, है ना। तो जी का फॉर्मूला आ गया आपका। इस सूत्र से ठोस पदार्थों के लिए आप दृढ़ता गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। और लास्ट आपका तीसरा आता है आयतन गुणांक। आयतन गुणांक क्या है साहब, प्रत्यास्थ सीमा में आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक के कहते हैं। यह ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं के लिए ज्ञात किया जा सकता है ना। तो आयतन गुणांक को किससे दर्शाते हैं, के से। ध्यान रखिएगा, पहले आपका था यंग स्थिरांक y, है ना, फिर अपरूपण गुणांक g या फिर ईटा, और अभी आता है आयतन गुणांक k। क्लियर। तो आयतन गुणांक k बराबर आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो प्रतिबल तो f अपॉन ए होता है और विकृति आपकी डेल v अपॉन v, है ना, यानी कि आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो वही हमने रखा है। तो या तो आप चाहें तो आप इसी को फॉर्मूले को यूज़ में लें, और इसी में एक और चीज़ किया जा सकता है कि यहाँ पे आपको एफ अपॉन ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, दाब भी लिख सकते हैं, है ना। तो P बराबर एफ अपॉन ए, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो यहीं हम एफ की जगह दाब भी रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है जिसको हम यूज़ में ले सकते हैं कि K बराबर पी वी अपॉन डेल वी। ओके साहब, तो जहाँ पे जो यूज़ में आएगा वो हम काम में ज़रूर लेंगे, है ना। इसमें देखो आगे संपीड्यता, ये शब्द आप बहुत जगह सुनेंगे, है ना। तो किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से अर्थात दाब लगाने से उसका आयतन कम हो जाता है तो इसे संपीड़न कहते हैं, है ना। यदि किसी आपने वस्तु पर बल आरोपित किया या दाब लगाया और उससे उसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया, तो हम कहते हैं ना उसका संपीड़न हो गया। तो इस गुण का मापन संपीडिता कहलाता है। संपीडिता आयतन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी का क्या मतलब है कि आयतन गुणांक आप निकालो और उसका फिर क्या कर दो, उल्टा व्युत्क्रम, है ना। तो वो आपका क्या कहलाएगा, संपीड्यता की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कहीं पे आपको अगर पूछे तो आपको फॉर्मूला तो लगाना है यही, है ना। उससे जो वैल्यू आएगी उसका आपको क्या कर देना है, उल्टा। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, संपीड्यता। क्लियर है साहब, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको बातें और समझ में आ जाएगी, है ना। तो इस कारण ठोस व द्रव का संपीड़न बहुत कम होता है जबकि गैस का संपीड़न बहुत अधिक होता है। सीधी सी बात है, गैस का संपीड़न बहुत अधिक सा मात्रा में हो पाएगा, लेकिन ठोस और द्रव का संपीड़न कम होगा, है ना। अब इसी के अंदर ये आरेख आपको पूछा जाता है। इस आरेख से आपको एक डायरेक्टली पूछा जाता है कि वस्तु कितनी प्रत्यास्थ है, कौन सी प्रत्यास्थ नहीं है ना। तो इसके ऊपर जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको इससे आरेख से करने में मजा आएगा। लेकिन इसके अंदर आप आरेख को समझिए कि आरेख क्या कहना चाह रहा है। देखो साहब, तार का व्यवहार और प्रतिबल तथा विकृति में आरेख, है ना। तो एक प्रकार से किसके अंदर आरेख है, प्रतिबल और विकृति में, है ना। तो किसी पदार्थ के तार पर भार बढ़ने से प्रतिबल बढ़ता है जिसके कारण तार की लंबाई बढ़ती है, जिसे विकृति कहते हैं। कहने का मतलब वह है कि जैसे जैसे आप भार बढ़ाओगे तो उसका प्रतिबल भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम तक वो खींचेगा खींचेगा खींचेगा, लेकिन एक टाइम बाद ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो खींचना बंद हो जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रेक ही हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, कोई हर एक की अपनी सीमा होती है ना। थोड़ी देर तक तो वो सहेगा सहेगा सहेगा, लेकिन एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, फूट पड़ेगा आपके ऊपर गुस्सा, है ना। तो बस वही बात है यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ पे उस चीज़ को एक आरेख से दर्शाया है जहाँ पे ए आपका प्रत्यस्थ बिंदु है, बी आपका पराभव बिंदु है, इसके अंदर आपका ओ बी डैश जो आई है वो आपकी स्थायी विकृति है, फिर सी आपका चरम बिंदु आ जाता है कि मतलब बस यहाँ तक
इसके बाद फिर डी बंजन बिंदु आता है और ई पे आपका टूट जाता है ना। तो वो बी से लेके ई तक जितना गया वो उसका प्लास्टिक क्षेत्र है ना। तो जितना ज़्यादा आपका उसका प्लास्टिक क्षेत्र होगा वो उतनी ज़्यादा प्रत्यास्थ होगी। तो बी से ई की मध्य की सीधी दूरी को प्लास्टिक क्षेत्र कहते हैं। जिस पदार्थ का प्लास्टिक क्षेत्र जितना अधिक होगा, है ना, यानी जितना देर तक वो जाता है, जितना ज़्यादा देर वो खींचाएगा, है ना, जितना प्लास्टिक क्षेत्र उसका अधिक होगा, हे भगवान, जिसका प्लास्टिक क्षेत्र जितना अधिक होगा उसका तार उतने ही मजबूत बनेंगे, है ना, उतने ही तन्य होंगे, उतने ही मजबूत होंगे। और जिन पदार्थों का प्लास्टिक क्षेत्र कम होगा, यानी कि वो जल्दी टूट जाएंगे, तो ऐसे पदार्थों को हम भंगुर पदार्थ कहते हैं, क्योंकि वो एकदम जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, है ना। इतना आपको ग्राफ से स्पष्ट जरूर होता है। तो आपको कभी ऐसा ग्राफ देके पूछा जाएगा, है ना, कि कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है, कौन कम है ना, कौन ज़्यादा तन्य है, कौन ज़्यादा भंगुर है ना। तो ये आपको ग्राफ देख के डिसाइड करना होगा, है ना। तो आपको इतनी सी बात तो समझ में आ ही जाएगी कि ये प्लास्टिक क्षेत्र जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा तन्य होगा, है ना, और जिसका प्लास्टिक क्षेत्र जितना कम होगा वो उतना ही भंगुर होगा। कहने का मतलब जल्दी टूट जाएगा। क्लियर है। बस अब ये पॉइजन्स रेशो, पायसा अनुपात और एक दो टॉपिक छोटे से और रह रहे हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। और उसके बाद जो भी प्रश्न और न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम ज़रूर करेंगे, है ना। तो तब तक आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मेन फॉर्मूलों को एक जगह नोट रखो ताकि आपको एक साथ रिवाइज करने में सुविधा हो। ओके साहब, बस पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।